सभी को नमस्कार। स्टेट लाइन एजुकेशन ग्रुप में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे, जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसका नाम है मानव तंत्र। और ये पाठ हमारे सिलेबस में 6 नंबर का पाठ है। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। और कोशिका की परिभाषा बोले तो ये संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। जो समान कार्य करने वाली कोशिकाएं होती है वो मिलकर ऊतक का निर्माण करती है, और जो समान कार्य करने वाले ऊतक होते हैं वो मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, और जो समान कार्य करने वाले अंग होते हैं वो मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं, और ये तंत्र मिलकर है वो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे हमारे शरीर में कितने तंत्र पाए जाते हैं, कौन कौन से तंत्र है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो तंत्र के बारे में पता चल गया होगा कि जो समान कार्य करने वाले अंग है वो सभी मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसा कि इस पाठ में 6-7 तंत्र दिए गए हैं। जैसा कि पाचन तंत्र है पहला, तो पाचन तंत्र जो भी अंग है वो पाचन का कार्य करते हैं, वो सभी मिलकर है वो पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो पढ़ते हैं। आज 6-7 तंत्र दिए गए हैं। पहला है पाचन तंत्र, दूसरा है श्वसन तंत्र, तीसरा है रक्त परिसंचरण तंत्र, चौथा है जनन तंत्र, और इसके 2 पार्ट हैं, एक तो नर जनन तंत्र, एक है मादा जनन तंत्र। और 5 नंबर है उत्सर्जन तंत्र। इन तंत्रों का हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं पाचन तंत्र की। सर्वप्रथम हम पाचन तंत्र के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसमें जटिल अणु पाए जाते हैं, तो उनको जटिल अणुओं को सरलीकृत करके ग्रहण करते हैं। और पाचन, सिर्फ पाचन की परिभाषा देखें तो बड़े अणु को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं तो बड़े अणु होते हैं, उनको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। तो पाचन की परिभाषा लिख सकते हैं, बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना। बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है, नहीं कि पाचन तंत्र। अब जो भी बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का कार्य करते हैं, जितने भी अंग कार्य करते हैं वो सभी मिलकर है वो पाचन तंत्र का निर्माण करेंगे। समझे? अब बात करते हैं कि पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग है जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। तो 1 नंबर है मुख। मुख से पढ़ने से पहले हम आहार नाल के बारे में पढ़ेंगे। आहार नाल पाचन तंत्र का अंग नहीं कह सकते। आहार नाल है वो पाचन तंत्र का अंग नहीं होता, ये एक नली होती है। थोड़ा वो देखते हैं आहार नाल के बारे में। आहार नाल, एक चीज ध्यान रखना है, आहार नाल है वो
पाचन तंत्र का अंग नहीं होता। ये एक नली होती है जो मुख से शुरू होकर मल द्वार तक जाती है। तो आहार नाल की परिभाषा लिख सकते हैं हम, वह नली जो मुख से शुरू होकर मलद्वार तक जाती है। यानी वह नली जो मुख से शुरू होकर मलद्वार तक जाती है उसे आहार नाल कहते हैं और इसे पोषण नाल भी कहते हैं। पोषण नाल भी कहते हैं। आहार नाल वापिस बता रहा हूं, आहार नाल हमारे शरीर का अंग नहीं होता है। ये एक नली होती है जो मुख से शुरू होकर मलद्वार तक जाती है। और आहार नाल के कार्य क्या होते हैं देख लेते हैं। आहार नाल के 3 कार्य होते हैं। पहला है भोजन को सरलीकृत करना, और 2 नंबर है भोजन का अवशोषण करना, और 3 नंबर है भोजन को मुख से लेकर मलद्वार तक पहुंचाना। आहार नाल वह नली जो मुख से शुरू होकर मलद्वार तक जाती है और इसे पोषण नाल भी कहते हैं। कार्य भोजन को सरलीकृत करना, भोजन का अवशोषण करना और भोजन को मुख से लेकर मलद्वार तक पहुंचाना। अब हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र का पहला अंग मुख। हमारे इस मुख की संरचना होती है वो होती है कटोरे नुमा। मुख की संरचना होती है कटोरे नुमा। मुख की संरचना कैसी होती है? कटोरे नुमा। और इसमें 4 प्रकार के हैं वो दांत पाए जाते हैं। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। जो 16 दांत है ऊपर के जबड़े में और 16 दांत है वो नीचे के जबड़े में। 16 दांत ऊपर के जबड़े में और 16 दांत है नीचे के जबड़े में। कुल दांत है वो 32 पाए जाते हैं। 32 दांत पाए जाते हैं। तो हमारे मुख में है वो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। 16 दांत ऊपर के जबड़े में और 16 दांत है नीचे के जबड़े में। कुल दांत होते हैं वो 32 दांत होते हैं। और इन दांतों को भी 4 भागों में बांटा गया है, अभी बात करेंगे। ये दांत होते हैं वो एक सांचे के रूप में स्थित होते हैं। मुख में दांत है वो एक सांचे के रूप में स्थित होते हैं जिसे मसूड़ा कहा जाता है। मसूड़ा कहा जाता है। मुख में है वो दांत स्थित होते हैं एक सांचे के रूप में स्थित होते हैं। जैसे ये ऊपर का जबड़ा मान लो यहाँ 16 दांत स्थित है तो ये एक सांचे के टाइप संरचना हो गई। इसे हम क्या बोलेंगे? मसूड़ा कहेंगे। अब बात करते हैं मनुष्य में है वो कुछ दांत होते हैं वो 2 बार आते हैं। यानी मनुष्य को द्विबार दंती भी कहा जाता है। द्विबार दंती यानी मनुष्य के जीवन काल में है कुछ दांत है वो 2 बार आते हैं। उन दांतों की संख्या होती है 20। जो दांत है वो पूरे के पूरे 32 2 बार नहीं आते हैं। 20 दांत होते हैं जो मनुष्य के जीवन काल में दोबारा आते हैं और इन्हें दूध के दांत भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। दांत है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्तनक, दूसरा है रदनक, तीसरा है अगर चौर्णक, चौथा है चौर्णक।
मनुष्य के दांत देखो 4 प्रकार होते हैं, कर्तनक, रदनक, अगर चौर्णक और चौर्णक। कर्तनक दांतों की संख्या होती है 4 ऊपर के जबड़े में और 4 ही नीचे के जबड़े में। रदनक दांतों की संख्या होती है 2 ऊपर के जबड़े में और 2 नीचे के जबड़े में। अगर चौर्णक दांतों की संख्या होती है 4 ऊपर के जबड़े में और 4 नीचे के जबड़े में। और चौर्णक दांतों की संख्या होती है 6 ऊपर के जबड़े में और 6 नीचे के जबड़े में। अब इन दांतों का कार्य क्या होता है? इन दांतों का कार्य होता है भोजन को काटना, भोजन को काटना। और इन दांतों का कार्य होता है चीरने फाड़ने का, यानी भोजन को चीरने फाड़ने का। और इनका कार्य होता है चबाना, और इनका भी चबाना या इसे पीसना भी बोल सकते हैं। हमने देखा कि मनुष्य में मुख में कुल 32 दांत पाए जाते हैं और 20 दांत होते हैं वो द्विवारदंती दांत होते हैं। और पहला है कर्तनक, रदनक, अगर चौर्णक और चौर्णक। कर्तनक दांतों का कार्य होता है भोजन को काटने का, और ये इन कुल दांतों की संख्या होती है 8, और रदनक दांतों की संख्या होती है 4, और अगर चौर्णक दांतों की संख्या होती है कुल दांतों की संख्या 8 और चौर्णक कुल दांतों की संख्या होती है 12। रदनक दांत होते हैं वो मांसाहारी जीवों में ज्यादा विकसित होते हैं, जैसे शेर है, बिल्ली है, इनमें ये दांत है वो ज्यादा विकसित होते हैं। अब हमारे मुख में एक पेशी युक्त जीवा पाई जाती है, जीवा पाई जाती है। जीवा है वो एक झिल्ली होती है फेनुलम लिंगुअल, इस झिल्ली से जुड़ी रहती है। फेनुलम लिंगुअल झिल्ली से जुड़ी रहती है जीवा। तो पेशी युक्त होती है, हमारे मुख में होती है। अब बात करते हैं अगले अंग की। हमने मुख के बारे में अध्ययन कर लिया। मुख की संरचना कैसी होती है? कटोरानुमा, इसमें 32 दांत पाए जाते हैं, पेशी युक्त एक झिल्ली पाई जाती है, जीवा जो फेनुलम लिंगुअल झिल्ली द्वारा जुड़ी रहती है। अब बात करेंगे 2 नंबर अंग की, ग्रसनी। ग्रसनी, ग्रसनी को 3 भागों में बांटा गया है। मुख ग्रसनी, नासा ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। अब जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं, मुख में जाने के बाद में सर्वप्रथम कार्य होता है दांतों से चबाने के बाद में हमारा भोजन है वो ग्रसनी में आता है। और ग्रसनी का कार्य क्या होता है? ग्रसनी में एक पाई जाती है भोजन नली और एक होती है श्वास नली। ग्रसनी की संरचना इस प्रकार बनी होती है कि ग्रसनी की संरचना यह निर्धारित करती है कि भोजन है वो भोजन नली में जाएगा और श्वास है वो श्वास नली में जाएगा। इतनी सी बात याद रखनी है कि ग्रसनी को 3 भागों में बांटा गया है, मुख ग्रसनी, नासा ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। और ग्रसनी की संरचना यह निर्धारित करती है कि भोजन है वो भोजन नली में जाएगा और श्वास है वो श्वास नली में जाएगा। अब बात करते हैं अगले अंग की। अगला अंग है ग्रास्य नली। इसकी क्या भूमिका होती है हमारे भोजन को पचाने में? ग्रास्य नली का इतनी सी बात याद रखनी है कि यह भोजन को कर्माकुंचन गति प्रदान करती है। कर्माकुंचन गति प्रदान करेगी, यानी जैसे इस ग्रसनी में भोजन आया ये आगे भोजन को पहुंचा देती है। अगला अंग है अनाशी, उसके बारे में बात करेंगे। तो ग्रास्य नली का कार्य है भोजन को कर्माकुंचन गति प्रदान कर देगी। तो एक चीज और
एक नाम होता है घाटी ढक्कन, तो ग्रसनी में पाया जाता है घाटी ढक्कन। घाटी ढक्कन यह निर्धारित करता है कि भोजन को है वो श्वास नली में जाने से रोकता है। ऊतकों का एक समूह होता है जिसे हम बोल सकते हैं पल्ला या ऊतकों का पल्ला, जो इस घाटी ढक्कन का निर्माण करता है। और घाटी ढक्कन ये कार्य करता है कि भोजन को है वो श्वास नली में जाने से रोकता है। और अगले अंग की बात करें आमाशय। सर्वप्रथम बात करें कि आमाशय की आकृति कैसी होती है। तो आमाशय की आकृति है वो जे आकार की होती है, कैपिटल जे। आमाशय की आकृति जे आकार की होती है। और आमाशय को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग है कार्डियक, और 2 नंबर भाग है जठर निर्गमी, और 3 नंबर भाग है फंडिस। आमाशय को 3 भागों में बांट दिया गया है, कार्डियक, जठर निर्गमी और फंडिस। आमाशय की जो विशेष बात होती है वो होती है कि यह भोजन को 3 लीटर तक धारित कर सकता है, यानी 3 लीटर तक भोजन का ग्रहण या इकट्ठा कर सकता है। तो आमाशय की आकृति कैसी होती है? आमाशय की आकृति होती है वो जे आकार की, और इसको 3 भागों में बांट दिया गया है, कार्डियक, जठर निर्गमी और फंडिस। तो आमाशय है वो 3 लीटर तक है वो भोजन का ग्रहण कर सकता है। अब अगले अंग की बात करते हैं छोटी आंत। इसका नाम ही छोटा है, वैसे ये सबसे बड़ी आंत होती है छोटी आंत। भोजन का जो सबसे अधिक पाचन होता है वो होता है छोटी आंत में। छोटी आंत के बारे में पढ़ते हैं। छोटी आंत, छोटी आंत में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। सर्वाधिक पाचन है वो भोजन का है वो छोटी आंत में भी होगा। और इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है ग्रहणी, अग्रसूत्रांतर, अग्रसूत्रांतर और शुद्धांतर। छोटी आंत को है वो 3 भागों में बांटा गया है, ग्रहणी, अग्रसूत्रांतर और शुद्धांतर। हम छोटी आंत के बारे में बात याद रखनी है कि इसको भोजन का सर्वाधिक पाचन है वो छोटी आंत में होगा। और इसको 3 भागों में बांटा गया, ग्रहणी, अग्रसूत्रांतर और शुद्धांतर। अब बात करते हैं बड़ी आंत की। सातवां छठवां अंग बड़ी आंत। अब देखो बड़ी आंत का क्या कार्य होता है। जैसे ही हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन सर्वप्रथम मुख में आता है, फिर ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत। लगभग संपूर्ण भोजन का पाचन है वो छोटी आंत में हो जाता है। अब कुछ विशिष्ट भोजन जिनका पाचन छोटी आंत नहीं कर पाती है उनको है वो बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। और बड़ी आंत में एक किण्वन क्रिया द्वारा
किण्वन क्रिया द्वारा, यानी इसमें विशिष्ट प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। विशिष्ट प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। कितना भी जटिल भोजन हो, ये किण्वन क्रिया द्वारा ये जो विशिष्ट जीवाणु पाए जाते हैं, इनके द्वारा उस भोजन को खिलाने की क्षमता होती है। तो बड़ी आंत ऐसा भोजन जो छोटी आंत पचा नहीं पाती है, उस भोजन को बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, और बड़ी आंत में किण्वन क्रिया द्वारा इसमें विशिष्ट प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो उस भोजन का पाचन कर देते हैं। और इसको है वो 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है अंधनाभ, और 2 नंबर है वर्धांतर, और 3 नंबर है मलाशय। बड़ी आंत में ऐसा भोजन जिसका पाचन है वो छोटी आंत में नहीं होता है भोजन का, और उस भोजन को बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, और इसमें किण्वन क्रिया द्वारा विशिष्ट प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं तो उस भोजन को पचाने की क्षमता रखते हैं। और बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा गया, अंधनाभ, वर्धांतर और मलाशय। अब लास्ट अंग बचा है मलद्वार। 7 नंबर अंग है मलद्वार। मलद्वार जैसे ही भोजन का सर्वाधिक पाचन हो गया, जो भी हमारे जो शरीर के काम की होती है या उपयोगी चीजें होती है उनको वापस भेज देता है, और जो अवशिष्ट बचा है उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उनको समय समय पर मलद्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे आज हमने अध्ययन किया है पाचन तंत्र के बारे में। तंत्र की परिभाषा बता दी है मैंने कि हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई होती है, वो होती है कोशिका। समान कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती है, और जो समान कार्य करने वाले ऊतक है वो मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, और जो समान कार्य करते अंग है वो मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं। और इस पाठ में हमने अभी अध्ययन किया है पाचन तंत्र के बारे में। पाचन का मतलब होता है कि भोजन के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, और पाचन तंत्र के अंग है मुख्य ग्रसनी, ग्रास नली, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। धन्यवाद।